जो युद्ध विराम ईरान और अमेरिका और इजराइल के बीच हुआ है वो अस्थाई है, सिर्फ 2 हफ्ते के लिए है। और वार्तालाप कल से इस्लामाबाद में प्रारंभ होने की आशा है, क्योंकि अभी तक पूरी तरह से मसले स्थिर नहीं हुए हैं। लेबनान में युद्ध जारी है, जैसा कि आपने कहा। इस बारे में दोनों पक्षों के अपने अपने मत हैं। ईरान कहता है कि लेबनान और हूतीज दोनों इस सीज़ फायर के हिस्से थे, उनके लिए भी सीज़ फायर होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो वार्तालाप का कोई मतलब नहीं। उसको लेकर के उसने ये भी धमकी दी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद रहेगा जब तक ये सब नहीं होता। उसने यहाँ तक कह दिया है, कुछ ईरानी सूत्रों ने ये भी कहा है कि हम शायद न जाएं इस्लामाबाद। तो ये सब होने के कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो ये है कि शायद दोनों देशों के जो इस बारे में मत हों वही अलग हों। ईरान को ऐसा लगता हो कि उन्होंने कह दिया है कि लेबनान और यमन का इसमें समीकरण होगा, और वो मान्य है। ट्रम्प साहब ने कह दिया कि 10 पॉइंट प्लान जो है वो ईरान का वो गुड बेसिस है नेगोशिएशंस के लिए। पर बाद में स्पष्टीकरण दिया गया कि बेसिस का मतलब ये नहीं है कि उस पर एग्रीमेंट है। तो दूसरी ओर दूसरा शायद कारण ये भी हो सकता है कि अमेरिका और इजराइल ईरान को एक तरह से परीक्षा लेना चाहते हैं। वो जानना चाहते हैं कि लेबनान के हमले क्या इस वार्तालाप को तोड़ देंगे, डील ब्रेकर बन जाएंगे। उनको लगता है कि इससे ये पता चलेगा कि ईरान में नर्म दल और गर्म दल जो दो हैं उनके बीच में क्या समीकरण है। अगर जो राष्ट्रवादी हैं जिनका नेतृत्व IRGC कर रहे हैं वो हावी हैं तो वे शायद वार्तालाप में ना आए। दूसरी ओर अगर नर्म दल हावी है और वार्तालाप में आते हैं तो उससे ये संकेत मिलता है कि ईरान एक तरह से मजबूर है वार्तालाप के लिए, और वो उससे ये आशा की जा सकती है कि दबाया जाए तो वो राज़ी हो जाएगा न्यूक्लियाई संशोधन के बारे में, मिसाइल्स के बारे में, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बारे में, और बदले में सैंक्शंस रिलीफ दी जा सकती है। आर्थिक तौर पर कुछ आदान प्रदान हो सकता है। तीसरा पक्ष ये भी हो सकता है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के खुलने की बात है उसके लिए नए कार्ड अमेरिका अपने हाथ में लेना चाहता है। तो ये कारण हो सकते हैं। और ईरान और हिजबुल्लाह के बीच में जो संबंध है वो काफ़ी आत्मिक है। हिजबुल्लाह ने ईरान का साथ दिया है। बड़ी लड़ाई में भी शुरुआत ही हिजबुल्लाह से हुई थी हमास के बाद, और जो पिछले साल 12 दिन की लड़ाई हुई जून में उसमें हिजबुल्लाह ने ईरान पर हमला किया था। अभी भी जो लड़ाई 40 दिन चली है हिजबुल्लाह तीसरे दिन से शामिल है उसमें इजराइल के विरुद्ध। तो अब जब हमास हिजबुल्लाह पर संकट है तो ईरान अगर उसे उसकी मदद नहीं करता राजनीतिक, कूटनीतिक और सामरिक तौर पर, तो कल को कौन उसके साथ खड़ा होगा? हूती खड़े होंगे या हमास खड़ी होगी?
या हिजबुल्लाह ही खड़ा होगा। और अगर हिजबुल्लाह का सर्वनाश हो जाता है जैसा कि इजराइल चाहता है, तो ईरानियों के हाथ में एक भविष्य के लिए जो कार्ड है कि जब चाहें इजराइल पर रॉकेट दाग सकते हैं बगल से ही। ईरान तो 900 किलोमीटर दूर है, लेकिन हिजबुल्लाह का तो बॉर्डर 120 किलोमीटर के बॉर्डर के उस पार हिजबुल्लाह है। तो ये सब परिस्थितियां ईरान को इस तरफ धक्का देती हैं कि वो हिजबुल्लाह के साथ खड़ा हो, कम से कम दिखे तो सही। और इसके विपरीत इजराइल ये चाहेगा कि ईरान का खोखलापन जाहिर हो, क्योंकि सीरिया में अब सुन्नी सरकार हो गई है, लेबनान में राजनीतिक समीकरण बदल गए हैं, हिजबुल्लाह का दबदबा राजनीति में नहीं है, उसके निशस्त्रीकरण की मांगें हो रही हैं। तो ये सब देखते हुए इजराइल 180 डिग्री विपरीत है। वो चाहता है कि ये अवसर है जब ईरान कमज़ोर है, हिजबुल्लाह को भी ख़त्म कर दिया जाए, ताकि भविष्य के लिए कोई संकट न रहे। ख़ास तौर पे जो मिस्टर नेतन्याहू, वो अपने आप को मिस्टर सिक्योरिटी कहते हैं इजराइल के लिए, उनको 7 अक्टूबर के 2023 में के हमले से काफ़ी धक्का लगा था और उन पे गहरे आरोप लगाए गए थे कि वो निकम्मे हैं, सुरक्षा के नाम पर क्या किया। हमास हमारे यहाँ आए और लोगों को बेरहमी से उसको उनका साथ व्यवहार किया और ले गए बंधक बना करके, और 2 साल लगे तुमको उनसे छुड़ाने में। तो वो नहीं चाहते कि जो अगले साल सितंबर अक्टूबर में चुनाव होने, इसी साल सितंबर अक्टूबर में चुनाव होने वाले हैं, उसमें हिजबुल्लाह दखलंदाजी करे और 2-4 रॉकेट उस समय छोड़ दे, तो मिस्टर सिक्योरिटी की पोल फिर से खुल जाएगी। जो भी उन्होंने इतना बड़ा कांड किया है, ईरान पर हमले 2 बार, हमास से लड़ाई, पेजर, वॉकी टॉकी, ये वो, हुतीस पर हमले, उसकी पोल अगर खुल जाती है तो अभी वो उनका जो कोएलिशन है वो माइनॉरिटी में है। अभी तो मेजॉरिटी में है, लेकिन जो चुनाव के जो अटकल अनुमान जो बता रहे हैं कि वो 120 मेंबर की सेनेट में सिर्फ 51 ही मेंबर चुने पाएंगे अपनी तरफ से। तो अगर हिजबुल्लाह जवाबी कार्रवाई करता रहता है और चुनाव के समय जानबूझकर कुछ ऐसे करता है कार्रवाइयाँ, जिससे कि उत्तरी इजराइल में खलबली मचती है, तो इजरायली कहेंगे कि ये व्यक्ति तो उससे भी ज़्यादा निकम्मा है जितना हम सोचते थे। तो इसको लेकर के एक तरह से भविष्य की तैयारी हो रही है। इसमें एक पहलू ये भी आता है कि 2020 से नेतन्याहू साहब के ऊपर भ्रष्टाचार के 3 मुकदमे चल रहे हैं, और ये मुकदमे इसलिए सस्पेंड है कि इमरजेंसी सिचुएशन लगी हुई है, और ईरान के साथ युद्ध विराम के बाद ये इमरजेंसी सिचुएशन हटा ली गई है, और परसों यानी इतवार को ये अदालती किस्सा फिर से चालू होने वाला है। तो वो नहीं चाहेंगे कि इसको ज़्यादा तूल मिले, और अगर हमले जारी रहते हैं तो उनको एक और बहाना मिल जाएगा इमरजेंसी बढ़ाने का या दोबारा से लगाने का, और फिर ये टल जाएगा। चुनाव के बाद तक शायद टल जाए तो अच्छा है, फिर से चुने जाएंगे, उसके बाद होता देखा जाएगा। सच है कि पाकिस्तान ने काफ़ी प्रयास किए हैं, उसको श्रेय मिलने का पूरा अधिकार है। जहाँ तक सार्वजनिक तौर पर बताया गया है कि ट्रंप साहब को फील्ड मार्शल मुनीर ने कई बार बात की और उनको मनाया कि युद्ध विराम के लिए तैयार हो। ईरान को भी में भी इसी तरह से
जो चरमपंथी हैं उनको मनाने की कोशिश की है और सफल रहे हैं। अभी तक ये कहा नहीं जा सकता कि ईरान लेबनान को लेकर के सम्मेलन का बहिष्कार करेंगे या रहेंगे, पर ये कुछ अगले कुछ घंटों में ये सामने आ जाएगा। जहाँ तक और पक्षों की बात है, इस बात में मुझे काफ़ी हद तक सच्चाई लगती है, हालांकि ठोस साक्ष्य इस बारे में उपलब्ध नहीं है कि चीन ने इस पाकिस्तानी मुहिम को ज़ोरदार समर्थन दिया है अपरोक्ष रूप से, और इसके लिए मेरे पास कोई इनडायरेक्ट कई साक्ष्य हैं जिससे कि ऐसा अंदाज़ा लगाया जा सकता है। पहली बात तो ये कि 28 तारीख मार्च को इस्लामाबाद में टर्की, इजिप्ट और सऊदी फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग के बाद फॉरेन मिनिस्टर दार सीधे बीजिंग गए और वहाँ चीन के अपने समकक्ष वान यी से बात की और 4 सूत्री एक कार्यक्रम मध्य पूर्व में शांति के लिए प्रकाशित किया गया। दूसरी बात, और ये 4 जो सूत्र हैं इनका एक तरह से इस्तेमाल किया गया है एक समझौते का मसौदा बनाने के लिए। दूसरी ओर चीन के ईरान के साथ काफ़ी ठोस संबंध हैं। चीन ईरान का सबसे बड़ा व्यापारी साझेदार है। 90% तेल जो ईरान निर्यात करता है वो चीन को जाता है। और दूसरी ओर चीन से सामरिक तत्व ईरान को आते हैं, जिनमें कि मिसाइल का ईंधन तक शामिल है। इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर वगैरह के लिए भी चीन पर निर्भरता है ईरान की। तो अगर चीन ने इस तरह का एक हिंट दिया हो कि ऐसा वो नहीं करेगा, आगे से तेल कहीं और से ले लेगा या ये सामरिक तत्व जो हैं वो उनकी सप्लाई नहीं कर पाएगा, तो ईरान की अर्थव्यवस्था और उसकी सामरिक सामर्थ्य को काफ़ी बड़ा धक्का लग सकता था। तो चीन का अगर ये इसमें एक पुट रहा है पाकिस्तान के साथ, तो वो इस तरह एक तरह से कारगर हुआ है। क्यों चीन ऐसा करेगा, इसके एक बड़ा स्पष्ट कारण है। अगले महीने प्रेसिडेंट ट्रंप बीजिंग जाने वाले हैं। वो प्रेसिडेंट शी से पहली शिखर वार्ता करेंगे ट्रंप 2.0 की। चाइना चाहेगा कि ये वार्तालाप सफल हो, और उसका सफलता का मापदंड जो है वो ये है कि अमेरिका उसके खिलाफ जो सैंक्शंस इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल लगा रखे हैं और जिस तरह के टैरिफ लगा रखे हैं उनको नीचे किया जाए और दोनों देशों के संबंधों में एक तरह से नॉर्मल सी लाई जाए।